ह्या दोन्ही त्याच्यामधून काढून टाकलेले आहेत. कारण आम्ही प्रत्येक वेळा आता सुद्धा बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये ऐकतो की ही पूर्णपणे याचं कुठेच इम्प्लिमेंटेशन वगैरे होत नाही किंवा अवेअरनेस सुद्धा नाही आहे याबद्दल. बीपीएलच्या सोबत त्या पण बीपीएलच्या सोबत दोन मुलं असतील आणि ही बीपीएलच्या अट म्हणजे यामध्ये आहे तरी सुद्धा ही एकच अशी योजना आहे ज्यामध्ये त्याच्यासोबत एक वाक्य दिलेलं आहे शासनाने की बीपीएलचं जर तिच्याकडे कार्ड नसेल किंवा तिच्याकडे त्या लिस्टमध्ये नाव नसेल तरी पण स्थानिक ऑफिशियल जे पण तलाठी तहसीलदार पंचायतकडून नुसतं एक प्रमाणपत्र लिहून आलं की ती गरीब बाई आहे म्हणजे तिला ते योजना लागू व्हायला पाहिजे. कारण फक्त बीपीएलचं कार्ड नाहीये किंवा तिचं लिस्टमध्ये नाव नाहीये असं म्हणून आपण तिला त्यातून वगळता कामा नये असं सुप्रीम कोर्टचा त्यामागचा उद्देश आहे. पुढे ही तिसरी योजना त्याच्यामध्ये राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना ज्याला 10,000 आणि 5,000 असं पण बीपीएलच्या कुटुंबाचं अट याला आहे. त्यामुळे योजना बीपीएलच्या कॅटेगरीमधल्या लोकांनाच लागू होतो असं स्पष्ट करतो. आणि यामध्ये मी या तर योजना आहेत पण एक राईट टू फूडचा जो पीआयला एक इतिहास म्हणता येईल इतिहासकारक म्हणता येईल कारण अजून सुद्धा ती पेंडिंग आहे आपल्या कोर्टामध्ये. त्या लोकांनी नुसतेच आदेश देऊन थांबलेले नाहीये तर त्यामध्ये एक मॉनिटरिंग कमिटी नियुक्त केलेली आहे. एक नॅशनल लेवलला कमिशनर आहेत त्याचे त्यानंतर त्या कमिशनरने बोर्ड डाऊन त्यानंतर प्रत्येक राज्यांमध्ये आपापले सल्लागार आहेत त्यांना मदत करण्यासाठी राज्याची स्थिती काय आहे हे अपडेट करण्यासाठी. पण महाराष्ट्रात आपली संनियंत्रण समिती मॉनिटरिंग कमिटीचा जो स्ट्रक्चर आहे तो असा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने आयुक्तांना नेमलेले आहेत. आयुक्तांनी प्रत्येक राज्यात सल्लागारांना नेमलेले आहेत आणि फक्त महाराष्ट्रात ही कल्पना असं राबविली जात आहे की महाराष्ट्राचे जे सल्लागार आहेत जोसेफ यांनी शासनाशी बोलून त्यांच्या परिपत्रकानुसार म्हणजे अप्रुव्हल विथ द गव्हर्नमेंट प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये आपापले एक प्रतिनिधी नेमलेले आहे. म्हणजे एक फार महत्वाची गोष्ट आहे आपल्यासाठी की कुठल्या तर पर्टिक्युलर तालुक्यातलं किंवा गावातली काही माहिती असेल किंवा कंप्लेंट्स असेल तर आपण राज्यभरात किंवा सुप्रीम कोर्टात पोहोचणं हे कठीण आहे. हा त्याच्यामागचा एक उद्देश होता. त्यामुळे गडचिरोली नागपूर विदर्भातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधी आहेत. जसं डॉक्टर गोगुलवार हे गडचिरोली जिल्ह्याचे सल्लागारांचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे नागपूर किंवा विदर्भात झोनमध्ये जे पण तक्रारी आहेत किंवा महाराष्ट्रात इतर जिल्ह्यात अशा 19 जिल्ह्यांमध्ये या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. तर त्या जिल्ह्यांमधले स्थानिक पातळीवरच्या तक्रारी ऍटलिस्ट जे लोकल ऍडमिनिस्ट्रेशन सोबत आपण सोडवू शकतो अशा गोष्टी या प्रतिनिधींपर्यंत जावे असं त्यामागचं एक उद्देश होता. मला वाटतं मी 10-15 मिनिटात स्कीम्स आणि त्याबद्दल सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी आता उल्का महाजन यांना विनंती करतो की अब हिंदी में बात करेंगे क्योंकि जो साथी बिल्कुल मराठी नहीं समझते हालांकि समझने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि लोअर कोर्ट्स में भी जहाँ पे आपको अभी काम चलाना है वहाँ पे मराठी में ही चलाना होगा और जहाँ पे हम रहते हैं और जिसकी भाषा हम सुबह से कर रहे हैं कि आम जनता की आम लोगों की बात कष्टकरी वर्ग की बात आगे बढ़ाने के लिए कानून का सहयोग और कानून का इस्तेमाल इससे अगर आप कमिटेड हो तो वहाँ की स्थानीय भाषा समझनी हो. तो ये राज ठाकरे की जैसे मैं नहीं कह रही हूँ कि जो मराठी नहीं है उनको बाहर खदेड़ दो या भगा दो लेकिन आम जनता की बात जो है उसे अगर समझना होगा तो हमें मराठी समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए लेकिन अभी तुरंत नहीं सीख पाएंगे इसलिए आज के लिए हिंदी. तो इतनी माफी दे दिया. बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे यंग लॉयर्स जो लॉ पढ़ रहे हैं जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ICHRLN यानी ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क क्या कर रहा है उसको समझने के लिए यहाँ तक आए हो. ये भी एक बहुत आगे बढ़ाया हुआ कदम है जिसका मैं एक एक्टिविस्ट के नाते बहुत स्वागत करती हूँ. मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आदिवासी इलाके में खेत मजदूर संगठन के साथ पिछले 18 साल से काम कर रही और उस काम के अनुभवों को जोड़ते हुए जो बात अभी लक्ष्मण ने यहाँ रखी है उसको थोड़ा आगे लाने की कोशिश करें. जिस केस का उन्होंने
आपने जिक्र किया वो क्या केस है जिसका पोस्टर यहाँ पे लगा है, इतनी सारी आपने यहाँ पे स्लाइड्स भी देखी। ये केस थी 2001 में राजस्थान के PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में ये डाली हुई केस। क्यों? क्योंकि तब स्थिति ये थी कि देश भर गोदामों में अनाज के कोठार पूरे भरकर वहां पे बह रहे थे, अनाज सड़ रहा था, चूहे उस पर बिल्कुल उनकी ऐश चल रही थी। ऐसे हालात में देश में भूखमरी थी। बहुत सारे राज्यों में, झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे राज्यों में वहां पे भूखमरी से बच्चे मर रहे थे। और ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति थी कि एक तरफ अनाज बहुत है और दूसरी तरफ भूखमरी से लोग मर रहे हैं, इस बात को सामने लाने के लिए, क्योंकि फिर इस पूरी व्यवस्था में जो गड़बड़ है उसको सामने लाने के लिए ये केस PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया, जिसमें ICHRL इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है इस केस को आगे बढ़ाने में। और देश भर में जो संगठन, छोटे छोटे ग्रुप्स, जगह जगह पे लोग, एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं राइट टू फूड को लेकर, उनकी बात को उनकी जो पूरी कोशिश रही है पिछले सालों में, उससे ये केस बहुत मजबूत बन रहा। क्या था इस केस का अहम मुद्दा, जिसमें ये बहुत सारी जो स्कीम्स उन्होंने रखी उस पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। तो मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये जो सबसे बड़ी सिस्टम अपने देश में है, देश भर में गरीब कष्टकरी वर्ग तक अनाज पहुंचाने की जो व्यवस्था है, उसी पर हम अपना लक्ष्य केंद्रित करें। ये एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप में से कितने लोगों के पास आज की स्थिति में राशन कार्ड है? 100% नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, जिनके पास कार्ड्स नहीं है वो जरा हाथ उठाए। राशन कार्ड नहीं है? 5। क्यों नहीं है आपके पास कार्ड? अपने हाथ उठाए। कार्ड नहीं है, क्यों नहीं है? बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसका कंसेप्ट, उसकी वजह से उसमें नहीं आता। तो आपके पास कार्ड ही नहीं है। और किसी ने यहाँ पे हाथ उठाया, आपके पास कार्ड क्यों नहीं है? यहाँ पे किसी ने हाथ उठाया था, कार्ड नहीं है। अच्छा, वहां उठाया था, क्यों नहीं है कार्ड? हाँ, APL को नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है। मैं कुछ साल पहले हमारे सबके पास कार्ड थे। अभी आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि अपने पास कार्ड है कि नहीं। घर में होगा कार्ड मगर जानते नहीं है कि कार्ड है कि नहीं, क्योंकि आज राशन से कुछ लाते नहीं है, इसीलिए नहीं जानते। तो ये स्थिति क्यों आई? कुछ साल पहले जब मैं छोटी थी, मुझे याद है हम केरोसिन के लिए लाइन लगाते थे। हम लोग चावल लेने के लिए, शक्कर लेने के लिए, चीनी लेने के लिए राशन दुकान में जाते थे। आज अपने जैसे सब लोग राशन व्यवस्था से बाहर, और इसीलिए हम नहीं जानते कि अपने पास कार्ड है कि नहीं। लेकिन हम सबके पास लगभग कार्ड होना चाहिए। वो कार्ड अभी आज की स्थिति में 3 तरह के बनाए गए। जैसे आपने बताया कि BPL कार्ड एक तरह का कार्ड है जिसका कलर है पीला। उसके बाद आता है APL कार्ड, उसका कलर है ऑरेंज कलर है। और तीसरा कार्ड है जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा है, उनके लिए सफेद कार्ड। तो ये 3 तरह के कार्ड बनाए गए। ये व्यवस्था ही अपने देश में क्यों लाई गई, इसको गौर से समझना। पहले सबके लिए अनाज था, लेकिन जब से खुली अर्थव्यवस्था, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी हमने स्वीकारी है यहाँ पर, और जिसे हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की पूरी व्यवस्था जो यहाँ पे लाई गई या खुली अर्थव्यवस्था लाई गई, उस दौर में एक तरह का दबाव सरकार पे बहुत बढ़ रहा था कि सब्सिडीज बहुत कम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस खुली अर्थव्यवस्था का लॉजिक ये कहता है कि सरकार का इंटरवेंशन, सरकार का
से कम होना चाहिए। तो आज की आपकी जो राशन व्यवस्था है उसमें 3 चीजें जुड़ी है। पहली बात, सस्ते दाम में अनाज सबके लिए उपलब्ध कराना, ये तो है ही। दूसरा उसमें उद्देश्य ये था कि देश के लिए आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए बफर स्टॉक की जरूरत होती है, जो अपनी मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जब कहीं बाढ़ आएगी, कहीं अकाल होगा या कहीं और कुछ आपत्ति आ जाए तो उसके लिए देश को तैयार होना पड़ता है। उस स्थिति के लिए बफर स्टॉक मेंटेन करना होता है देश को। और तीसरा उद्देश्य उसका है, वो है किसानों को सपोर्ट प्राइस जिसे कहते हैं। हम सब लोग जानते हैं सपोर्ट प्राइस क्या चीज है। किसानों के जो भी वो किसान अनाज या जो भी उत्पाद करते हैं उसका दाम सरकार तय करती है, जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे नीचे दाम ना गिरे और किसानों का नुकसान ना हो, इसलिए सरकार बीच में आती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है। और बाजार के खुले बाजार में अगर गरीब किसान को छोड़ा जाए तो वो बाजार के सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए किसानों का ये एक तरह से संरक्षण है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये जो खुली अर्थव्यवस्था में दबाव आ रहा था, उसमें दबाव ये था कि सरकार ने इस अनाज की मार्केट में उतरना नहीं चाहिए। तो सरकार अनाज की मार्केट से बाहर निकल जाए और बाजार खुला हो जाए किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए, और वो खरीदेंगे। और ये करने के लिए बहुत दबाव सरकार पर है। अब ये तीनों चीज जो आपस में जुड़ी है एक दूसरे से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक और सबके लिए सस्ते दाम में अनाज, इन तीनों चीज का मेल लगाकर पूरी राशन व्यवस्था चलाई जाती। मगर 90 से जब ये दौर शुरू हुआ है तब से सरकार इस पर सोच रही है कि इतनी बड़ी राशन व्यवस्था चलाने की क्या जरूरत है, सबके लिए राशन व्यवस्था जरूरी है। और ये लगातार दिमाग में थोपते थोपते 97 तक सरकार ने एक योजना बना ली जिसको कहा गया टारगेटेड पीडीएस, टारगेटेड रेशन व्यवस्था। और इसका लॉजिक ये बताया गया कि अब सबके लिए तो राशन जरूरी है नहीं, तो उन्हीं को राशन दिया जाए जो सबसे गरीब है। तो जो गरीब है उनके स्तर बनाए जाए और उस हिसाब से उनको अनाज दिया जाए। और फिर ये टारगेटेड पीडीएस इंट्रोड्यूस होने के बाद ये 3 तरह के कार्ड अपने को मिलने लगे। सबके पास अभी एक जैसा कार्ड नहीं है, और व्हाइट कार्ड वालों को, सफेद कार्ड वालों को तो राशन की पूरी व्यवस्था से बाहर ही निकाल दिया है। जो ऑरेंज कार्ड है उनको रखा है, टेक्निकली दे आर विद इन द पीडीएस, लेकिन कुछ भी उस पर नहीं होता। आज की स्थिति में मिलना चाहिए, मगर ऑरेंज कार्ड जिनके पास है, केसरी कार्ड जिनके पास है, उनको कुछ नहीं मिलता। ये आज की स्थिति सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्ड जो है, जिनका गरीबी रेखा के नीचे कार्ड है, उन्हीं को फिर अनाज मिलना इस स्थिति में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? एक तो उद्देश्य इस पूरी बजट में और इतनी बड़ी व्यवस्था में ही कटौती करना, कि इतनी बड़ी राशन व्यवस्था की जरूरत नहीं, इसलिए बजट में कम होना चाहिए। और वो कम करने के लिए सीमित कर दो, जिनको अनाज मिलना चाहिए वो सेक्शन ही सीमित कर दो। अब ये जब से शुरू हुआ है 97 से, 97 में फूड सब्सिडी थी 7,900 करोड़, और आज की स्थिति में सब्सिडी का जो अमाउंट हम देखेंगे वो है 32,000 करोड़ रुपए। तो ये जो लॉजिक था कि हम ये कम कर देंगे तो सब्सिडी कम होते जाएगी, ये कहीं भी होते हुए नहीं दिखाई दे, क्योंकि उसके साथ और 2 खेल खेले गए। एक खेल ये खेला गया कि जो प्रोक्योरमेंट की प्राइस थी, यानी जो अनाज खरीदती है सरकार, वो बढ़ा दी गई, और उसके साथ साथ जिस दाम पर देना है अनाज उसकी भी प्राइस बढ़ा दी गई। तो जो लोग खरीद ही नहीं सकते बाजार से और राशन दुकान से भी खरीदने की उनकी स्थिति नहीं है, तो राशन पड़ा रहा। और एक तरफ प्रोक्योरमेंट बहुत किया गया, जरूरत से ज्यादा। जो मैंने बफर स्टॉक की बात की थी, वो बफर स्टॉक 20, यानी तब की स्थिति में 70 मिलियन टन्स वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ बफर स्टॉक, लेकिन हमारे पास तभी गोदाम में पड़ा था 60 मिलियन टन अनाज, और जिसमें से बहुत सड़ा, क्योंकि वो उठा ही नहीं पाए लोग, क्योंकि उसके दाम इतने बढ़ाए गए थे सब्सिडी कम करने के चक्कर में, कि वो मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी गोदामों की मेंटेनेंस कॉस्ट
एकदम ऊपर चला गया। तो ये जो पूरा गणित था सरकार का कि हम ये कम कर देंगे, प्रोक्योरमेंट की प्राइस बढ़ा देंगे, ये हिस्सा घटा देंगे और लोगों के लिए प्राइस बढ़ा देंगे तो सब्सिडी कम होगी, ये पूरा जो उनका गणित था वो पूरा फंसा। और फिर इसी दौर में ये केस जो राजस्थान के PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, वो केस सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटिनी में जो अन्न योजना है, अन्न अधिकार की योजनाएं हैं, वो सभी योजनाएं कोर्ट के दायरे में आ गई और कोर्ट की निगाह फिर इन सभी योजनाओं पे घूमने लगी अपनी एक मशीनरी के द्वारा। उन्होंने एक मशीनरी बनाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत समझने लायक बात है और बहुत अच्छा कदम था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने 2 कमिश्नर्स अपॉइंट किए, देश के स्तर पे 2 कमिश्नर्स, और जिन कमिश्नर ने पूरे राज्य का जायजा लेना था कि क्या क्या स्थिति अलग अलग राज्यों में पूरे देश में। फिर उन 2 कमिश्नर्स को और एक मशीनरी बनाई गई कि उनके स्टेट लेवल के एडवाइजर्स चुने गए और हर राज्य में उसका अपना अपना एक एडवाइजर है। अपने महाराष्ट्र राज्य में जोसेफ जोसेफ जो एडवाइजर है सुप्रीम कोर्ट के, और जैसे इन्होंने बताया महाराष्ट्र में और एक स्टेप हम आगे गए हैं क्योंकि महाराष्ट्र की मूवमेंट भी यहाँ पे तगड़ी है अनाज और अन्न के अधिकार को लेकर, तो उसके सहारे और एक कदम हमने आगे बढ़ाया कि हर जिले के स्तर पे सुप्रीम कोर्ट की पूरी मशीनरी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। डॉक्टर सतीश गोगुलवार उसमें से एक है जो इस पूरी सुप्रीम कोर्ट मशीनरी के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट को वो रिप्रेजेंट करते। तो ये पूरी मशीनरी बन गई जो अभी स्क्रूटिनी कर सकती थी इस अनाज के अधिकार की बात को लेकर। तो पहली बार तो इनका गणित पूरा फंसा। दूसरी बार फिर इन्होंने ये किया कि इस अनाज को जैसे तैसे, क्योंकि बहुत अखबारों में ये सब बात निकल रही थी, बहुत आलोचना की जा रही थी सरकार की, तो जैसे तैसे उन्होंने इस अनाज को बाहर निकाला। उसके लिए और एक योजना बनाई जो वाजपेयी के जन्मदिन पर उन्होंने बनाई थी, अंत्योदय अन्न योजना। तो जो सड़ रहा था अनाज, गोदामों से बह रहा था, उस अनाज पर वाजपेयी जी ने अपना जन्मदिन मनाया और जन्मदिन की घोषणा कर दी कि आज से मेरे जन्मदिन के अवसर पर सब गरीबों के लिए और गरीबों के लिए, पूरेस्ट ऑफ पुअर, उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना आज से लागू। तो कितने स्तर हो गए गरीबों के? अंत्योदय का एक स्तर, BPL का दूसरा स्तर और केसरी का तीसरा स्तर। ठीक है, तो गरीबों में 3 स्तर बांटे गए और इनको कैसे गरीब बनाना है, कौन किसको गरीब कहलाएगा, कब गरीब कहा जाएगा, इन सब में तो इतने खेल खेले गए हैं। यानी पॉवर्टी लाइन इस चीज के साथ बहुत ही खिलवाड़। मैं हमेशा बोलते हुए कहती हूँ कि गरीबी का उपयोग 2 इंडस्ट्रीज ने सबसे ज्यादा अपने देश में किया है, गरीबी का उपयोग अपना धंधा बढ़ाने के लिए। एक है फिल्म इंडस्ट्री और दूसरी है पॉलिटिकल इंडस्ट्री। तो ये दोनों ने गरीबी का बहुत ही अच्छा उपयोग करके अपनी पूरी बात आगे बढ़ाई। और दारिद्र्य रेखा, जो गरीबी रेखा कहा जाता है, पॉवर्टी लाइन, उस पॉवर्टी लाइन का एक बहुत बड़ा खेल है जो इतनी थोड़ी समय में हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी मैं हमेशा कहती हूँ कि आजकल सिर्फ क्रिकेट की मैचेस की फिक्सिंग नहीं होती, पॉवर्टी लाइन की फिक्सिंग भी होती है। और वो फिक्सिंग कैसे होती है, इसके पीछे बड़ा जाल है। अब मैं आखिर में आपके वो सवाल पर फिर वापस आऊंगी कि जो टेररिस्ट है, जो लोगों को मारते हैं, जो सीरियल किलर्स है, उनके साथ क्या करना चाहिए। और जिन्होंने भूखमरी से, अपनी गलत नीतियों से, अपने गलत तरीकों से और गलत डिसीजन से इतने लोगों को देश भर में मारा है, इतने छोटे बच्चों को मारा है, उनको कोई टेररिस्ट नहीं कहलाए। और उन टेररिस्ट के लिए अपने पास कोई सजा देने का तरीका नहीं है, वो रूलर्स है इस देश के। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अपने को लॉ समझना होगा और पूरे लीगल फ्रेमवर्क को भी समझना होगा। मैं फिर इस बात पे आगे बढ़ती हूँ। अब ये जो उन्होंने PDS की पूरी व्यवस्था चलाई, इसमें आज की स्थिति में आप किसी भी छोटे गांव में जाके देखिए, किसी भी आदिवासी बस्ती में जाके देखिए, किसी भी पेवमेंट पे जाके देखिए या स्लम में जाके देखिए, कितने लोगों के पास पॉवर्टी लाइन के कारण। मैंने ये जो 3-4 उदाहरण आपको बताए वो सिर्फ गरीब तबकों के ही हैं। आदिवासी बस्ती, पेवमेंट ड्वेलर्स, स्लम्स, ये सिर्फ गरीबों की बस्तियां। वहां पे कोई भी, मैं पूरे दावे
दावे के साथ ये कह सकती हूँ, देश भर में आपको एक भी पेवमेंट या एक भी बस्ती या एक भी आदिवासी हैमलेट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे 100% लोग पॉवर्टी लाइन में। और जैसे आप ऐसे घूमते हुए वहां टहलते हुए भी देखोगे तो भी समझ में आता है कि गरीबी वहां की क्या चीज है, लेकिन ये सरकार को नजर नहीं आती और किसी भी हैमलेट पे 100% पॉवर्टी लाइन में नहीं। तो उनको पूरी तरह से अनाज नकारा जाता है, और जो दलदल के किनारे रहते हैं, गटारों के आसपास है, बेघर है, ये तो पूरी व्यवस्था की निगाह में कहीं भी नहीं। क्योंकि राशन कार्ड लेने के लिए वो कहते हैं कि आपको रेसिडेंस का सबूत देना हो। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स है, यानी जो सबसे पिछड़े सेक्शन है, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, वो सभी इस पूरे दायरे के बाहर है। और उसको कैसे ढूंढे, कैसे लोकेट करे, कैसे आइडेंटिफाई करे, इसकी कोई मशीनरी, इसकी कोई निगाह आज की स्थिति में सरकार के पास नहीं। तो गरीबों में तो बहुत सारे बाहर हैं। बाकी जो एक निष्कर्ष एक कमिटी ने आगे लाया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि सबसे रिचेस्ट जो है उनमें से कितने लोगों के पास बीपीएल कार्ड है। रिचेस्ट जो सेक्शन है उसमें से 18% लोगों के पास बीपीएल कार्ड। ये पूरा देश भर के अध्ययन के बाद निकला हुआ आंकड़ा है। और जो गरीब है, गरीब तबकों में से कितने लोगों के पास बीपीएल कार्ड्स है, तो 50% भी लोगों के पास गरीबों में से कार्ड नहीं है। अब ये जो कह रहे हैं हम कि ये टारगेटेड बनाने से क्या खेल शुरू हुआ। टारगेटेड बनाने से पहला तो उनका लॉजिक ही ये था कि खर्चा कम करना है, उसमें से लोग कम करने हैं, कार्ड्स कम करने हैं। जब दायरा या पर्सपेक्टिव उनका वो है, तब उसी पर्सपेक्टिव में सभी चीजें नीचे आई। तो उनका पर्सपेक्टिव ये नहीं था कि सबसे गरीबों को अनाज मिलना ही चाहिए, ये पर्सपेक्टिव ही उसमें नहीं। आंकड़ा कम होना चाहिए, ये जब होता है तब कैंची ऊपर से नीचे लगाई जाती है और इसीलिए गरीब छूटते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो कैपिटल पनिशमेंट को आप एक प्रिंसिपल लगाते हो कि भले 10 अपराधी छूट जाए मगर एक भी निरपराध फांसी नहीं जाना चाहिए, हम कहते हैं वही तर्क, वही लॉजिक पॉवर्टी लाइन को लगाना चाहिए कि एक भी गरीब राशन की व्यवस्था से बाहर नहीं रहना चाहिए। भले उसमें 10 अमीर लोग आ जाए, जैसे 18% आज भी है ही, आपकी इतनी कैंचियों के बावजूद वो है, तो भले 10 अमीर लोग आके अनाज खा जाए मगर एक भी गरीब उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज की व्यवस्था में इंक्लूजन की एरर जो है, यानी रॉन्ग इंक्लूजन होना, ये आज की व्यवस्था में एकदम वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है। तो रॉन्गली जो इंक्लूडेड है उनको बाहर निकालने के लिए कैंचियां लगाई है, मगर रॉन्गली जो एक्सक्लूड किए गए, जिनको बाहर रखा गया गरीबों को, उनका क्या हुआ? ये रॉन्ग एक्सक्लूजन, ये हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑफेंस माना जाना चाहिए, क्योंकि इतने गरीबों को आपने अनाज पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। तो हम दूसरा हमारा फिर मुद्दा ये आता है कि ये टारगेट बनाने से ही आज की व्यवस्था ऐसी हुई, और ये टारगेट भी बहुत ही संकुचित तरीके से बनाई गई। टारगेटेड पीडीएस नहीं होनी चाहिए। आज की स्थिति में जिनको राशन की जरूरत नहीं, जो अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी ऊंची स्थिति में चले गए हैं, वो इससे विड्रॉ हो सकते हैं। कब विड्रॉ हो सकते हैं? अगर राशन कार्ड को रेसिडेंस का प्रूफ ना माना जाए। आज सबके लिए राशन कार्ड क्यों चाहिए? मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास को राशन कार्ड क्यों चाहिए? पासपोर्ट बनाने के लिए, है ना? या आगे कुछ भी जाना है तो रेसिडेंस का प्रूफ उनके लिए मांगा जाता है, राशन कार्ड। तो ये पहले पूरा अलग कर दो, जो हालांकि आज की स्थिति में है मगर वो अमल में नहीं है। तो ये रेसिडेंस ऑफ प्रूफ और राशन कार्ड दोनों अलग कर दो। राशन कार्ड ये सिर्फ फूड कार्ड होना चाहिए और जिनको अनाज की जरूरत है उन्हीं को मिलना चाहिए। ये एक बार कह के राशन की पूरी व्यवस्था से ये ऊपर वाले सेक्शन को अपने आप बाहर निकलने दो, और फिर जो बचेगा, जो जिसको अनाज की जरूरत है, उन सबको अनाज देने की जिम्मेदारी सरकार की है। आज की स्थिति में हम पूरा देश का बजट अगर देखेंगे, उस बजट में 1% तक भी खर्चा पीडीएस का नहीं। राशन व्यवस्था का पूरा कुल मिलाकर खर्चा देश की बजट में उसका हिस्सा 1% भी नहीं।
अगर ये स्थिति है और सब्सिडी जो हम बाहर बाकी लोगों को देते हैं, SEZ की बात हम दोपहर में कहेंगे, SEZ में जितनी सब्सिडी दी जा रही है अंबानी, टाटा, रहेजा, बिरला, हीरानंदानी, इन लोगों को, वो लाखों करोड़ों रुपयों की सब्सिडी है। तो जिस खुली अर्थव्यवस्था में आप सब्सिडी के खिलाफ एक नीति लाते हो और कहते हो कि सब्सिडी देना बेकार चीज है, तो गरीबों की सब्सिडी निकाली जाती है और अमीरों की सब्सिडी को खुलेआम आगे लाया जाता है। ये पूरी जो दोहरी नीति है, दोहरी अर्थव्यवस्था है, इसके जाल को समझना होगा। और मैं आखिरी बात ये कहूंगी, फिर हम सवाल जवाब से बात को आगे बढ़ाएंगे, कि पॉवर्टी लाइन जो है महाराष्ट्र में आज की स्थिति में, जो पॉवर्टी लाइन है उसमें अंत्योदय योजना की एक तो है ही। आज की स्थिति में पूरे देश भर में जो गरीबी रेखा है उसकी आय मर्यादा, इनकम लिमिट कितनी है आप जानते हैं? कौन लोग गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं? उनका इनकम कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना? 20,000 क्या? 65 बड़ा ऊपर, 35,700 कुछ हो जाता है, वो होना चाहिए पॉवर्टी लाइन का लिमिट। अपने राज्य में आज की स्थिति में 20,000 लागू होने के बावजूद राशन कार्ड किनको मिलता है? जिनका नाम 20,000 की लिस्ट में है उनको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। वो जो पीछे वाले ने आंकड़ा बताया, वो मालूम नहीं जानकारी के साथ बताया, पता नहीं, लेकिन आज की स्थिति में येलो रेशन कार्ड जो दिए जाते हैं, जिसको BPL कार्ड कहते हैं, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने मर्यादा बनाई है 15,000, यानी गरीबी रेखा 20,000 की, उसके नीचे महाराष्ट्र सरकार ने आके 15,000 पर उसको रोक लगा दी और कहा कि 15,000 के नीचे जो है उन्हीं को हम राशन कार्ड देंगे। अरे फिर गरीबी रेखा बनाते ही क्यों हो? आप बनाएंगे गरीबी रेखा गरीब को डिफाइन करने के लिए, गरीब को आइडेंटिफाई करने के लिए, और बाद में इतने सारे उसमें नंबर 1 गरीब, नंबर 2 गरीब, नंबर 3 गरीब, ये क्या चीज है? तो इसका हम बहुत विरोध करें कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये गरीबी के साथ होने वाला खिलवाड़ है। तो ये गरीबी रेखा को बहुत सारा सवाल उठाने की जरूरत है। तो आज की स्थिति में मैं समाप्त करने के लिए यही कहती हूँ कि जो पॉलिसीज आज बनाई जा रही है, जो नीतियां अपनाई जा रही है, वो इस माहौल में अपनाई जा रही है जहां पर खुली अर्थव्यवस्था के नाम पर गरीबों को एक मार्केट के सहारे छोड़ा जाए, खुलेआम बाजार के जो भी खेल चलेंगे उस बाजार के खेल में वो टिकेंगे तो टिकेंगे, नहीं टिकेंगे तो मर जाएंगे। इस पूरी लॉजिक के साथ व्यवस्था आज चलाई जा रही है और जिसमें आज हम जिस व्यवस्था में लड़ रहे हैं, तो मैं जब पिछले 18 साल से गांव में काम कर रही हूँ, एक राशन कार्ड पाने के लिए या गरीबी रेखा में नाम डलवाने के लिए कुछ साल पहले ये होता था कि तहसीलदार के पास चले जाओ, कलेक्टर के पास चले जाओ, वहां पे काम हो जाएगा। आज की स्थिति में छोटा से छोटा मुद्दा, राशन कार्ड जैसा मुद्दा भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं हल होगा, राज्य के स्तर पे भी नहीं हल होगा, देश के स्तर पे जाना पड़ेगा। देश के स्तर पे जाके आप शरद पवार जी से भी बात कर लो, वहां पे भी वो मुद्दा हल नहीं होता। इतनी उस पूरे डिसीजंस की जो सूत्र है वो कहीं और चली गई है। अब ये मूवमेंट है वो किस वे में लेवल और नेशनल लेवल इनके साथ, लेकिन हमने एक मोर्चा बना लिया है राज्य के स्तर पर जिसे कहते हैं अन्न अधिकार अभियान, और जिसमें हमारे जैसी बहुत सारी यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, संस्थाएं, जगह जगह के जो बचत गट वगैरह है वो भी महिलाओं के उसमें जुड़े हैं, राजनीतिक दल भी जुड़े हैं, उससे जुड़ी हुई संगठन भी है, HRLN जैसे जो संस्थाएं हैं वो भी इसमें जुड़ी है। तो ये अन्न अधिकार अभियान राज्य स्तर का मोर्चा बनाया है और ये जुड़ा है राष्ट्रीय कैंपेन के साथ। तो देश भर में भी ऐसा कैंपेन चल रहा है, हर राज्य में उसका अपना अपना हिस्सा है। कुछ राज्यों में मजबूत है, तगड़ा है, कुछ राज्यों में थोड़ा भी। मेरा नाम रश्मि गाड़गी। बात ना करें लेकिन खुद के भरोसे पे करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? तालियों से स्वागत करें इस बात। बाद में भी इस पर थोड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। अब जहाँ पर है वहाँ अभियान से जुड़ा हुआ कोई संगठन या ग्रुप काम कर रहा हो तो उसी के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि उन्होंने जो बात आगे बढ़ाई है उसी चीज को लेकर आप उसमें जुड़ सकती हो। लेकिन जहाँ पर आप हैं वहाँ आसपास जो बस्ती होगी
वहाँ की राशन दुकान कैसे है, या वहाँ से लड़ाई शुरू हो सकती है। तो राशन दुकान पर उनको अनाज मिलता है कि नहीं, वहाँ से शुरुआत होगी। मगर जैसे मैंने कहा, आज की स्थिति में लड़ाई वहाँ पे सीमित नहीं रह सकती, ये ऊपर तक आनी ही होगी, नहीं तो उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये जोड़ने की कोशिश कैसे होगी, एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें आप जुड़े रहेंगे तो एक एक कदम हम बढ़ते जाएंगे। अन्न अधिकार अभियान की आप मेंबर बन सकती हो, आप अपना पता, फोन नंबर वहाँ पे यहाँ नोट कर दीजिए, तो आगे जो जो कार्यक्रम इसमें होगा इसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी। स्कीम के बारे में जानना चाहूँगा, जिसमें कि मेरे नॉलेज से ऐसा हमने एक सर्वे किया था स्कूल्स में रहकर, तो हमें ऐसा पता चला था कि वहाँ पे मिड डे मील स्कूल जब भोजन दिया जाता है तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कुकिंग के लिए टीचर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा हेल्पर्स या जो भी अपॉइंट किए जाते थे वो नहीं थे। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस में मिड डे मील स्कीम में गवर्नमेंट के कोई ऐसे GRs आए हैं क्या, जिसमें ये फूड स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे से हो, जिसमें टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो और फूड क्वालिटी भी जो बच्चों को मिले वो बेटर तरीके से मिले। और अभी मिड डे मील का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? हमने जो सर्वे किया था वो 2006 का स्टेटस जो हमने जानते हैं। अभी फिलहाल ICDS और मिड डे मील में जो कुक की रिक्रूटमेंट की बात चल रही है, या फिर हेल्पर का उनको जो हेल्प करने वाले का इश्यू है, तो उसमें 2 लोगों को रिक्रूट करने का ऐसा भी एक प्रयास चल रहा है, लेकिन ऐसा ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट या फिर कुछ ऑन पेपर कुछ रिकॉर्ड में नहीं है। 2006 में इसका पैसा भी कम था, 2007 से प्रति बालक प्रति चाइल्ड पैसा बढ़ाया गया है, डबल अभी है, तो उस पैसे से ज्यादा खर्चा अब वहाँ पे वो पंचायत कर सकती है। लेकिन ये एक प्रस्ताव हमने सरकार के सामने रखा था कि जो कुक है उसको EGS के रेट से उसका दिया जाए, जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसका जो प्रतिदिन का मिनिमम वेज है उस मिनिमम वेज से इनको दिया जाए कुक को, क्योंकि कुक को फिर लकड़ी लानी होती है, पानी लाना होता है, बर्तन साफ करने पड़ते हैं, तो सिर्फ कुक करना इतना ही काम नहीं होता, इसके साथ जुड़े हुए कई सारे काम। तो ये अभी प्रस्ताव पर विचार सरकार का चल रहा है। मैडम, और एक GR जो गवर्नमेंट का 2007 का रिलीज हुआ है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि ये जो कुकिंग का जो मैटर है ये पूरी तरीके से स्कूल से निकाल के किसी बचत गट को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस लेट डाउन की होती है कि किस तरह से होगा, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी या फिर ये GR अभी भी ऑन द पेपर? ऑन द पेपर नहीं, ये तो बचत गट को ही देना है, बचत गट को ही देना है। टीचर को खाना पकाना है, उनको ऐसा कुछ इधर लिखा नहीं है, ये ऑफिशियली भी नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी ICDS और मिड डे मील पे जहाँ तक कुकिंग का और ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सर्विंग का बात है, तो ये बचत गट ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, उसमें हम लोग डिटेल में अभी नहीं जा सकते, लेकिन ये ऑफिशियली बचत गट को ही करना है। वहाँ ऑफिशियली स्कूल में खाना पकाने का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं टीचर ने नहीं करना है, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा है। और स्कूल की प्रीमाइसेस में ही स्कूल, ये 2006 की बात कर रहा हूँ, अभी वो निकला तो हिसाब से कंडिशन त्याच्यानंतर सुद्धा परिस्थिती तशी असेल कदाचित, पण तिथे त्याच्यामध्ये बचत गटांनीच ते काम करावं असं नमूद केलं। दोन सुधारणा त्याच्यातल्या झालेल्या आहेत की एक की अन्न आणि बऱ्याच ठिकाणी आता ते बचत गटातल्या महिला ते शिजवतात, पण सुरुवातीला फक्त शिक्षकांना, कारण तेव्हा काही व्यवस्था नव्हती आणि तेव्हा पैसे फार कमी होते, आणि लोकांनी जेव्हा सांगितलं की जेव्हा पैसे आता वाढले तर बऱ्याच ठिकाणी असं झालं की बचत गट करताना आता पैसे वाढले तर त्यात त्यांचा इंटरेस्ट सुरू झाला शिक्षकांना, जे बचत गटाला न देता मग ते स्वतःच करायला लागले, कारण पैसे वाढले डबल झाले, म्हणून पण खऱ्या अर्थाने ते बचत गटाला द्यायचं आहे आणि त्याची स्पेशल किचन शेडची सोय आणि त्याच्यातली भांडे त्या सगळ्यांची सोय त्याला त्याच्यासाठी बजेट अप्रूव्ह केलं। आणि एक नवीन GR आहे त्याच्याप्रमाणे त्यांना असं आहे की बचत गटांना स्वतःचं त्यांचं स्वतंत्र किचन अवेलेबल जोपर्यंत दाखवत नाही तोपर्यंत कॉन्ट्रॅक्ट मिळणार, म्हणजे त्याच्यामध्ये असा कन्सेप्ट कुठेच दिला नाहीये की किचन शेड शाळेमध्ये द्यावं, म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे तरी मी वाचण्यात असं किचन पाहिजे बचत गट काय असं नाही। एक स्टेप आहे याच्यामध्ये ICDSच्या संदर्भात मी तुम्हाला सांगतो, कारण आम्ही ICDSच्या कमिशनरशी आमचं डायलॉग झालं होतं एक 6 महिन्यापूर्वी, त्यांची एक म्हणजे एक पॉझिटिव्ह स्टेप ते घेत आहेत की ICDS मध्ये एकतर आता त्यांनी वर्कर्सचे पगार 1800 रुपये केलेले आहेत, तरी पण मुंबईसारख्या शहरामध्ये 1800 रुपये पगारावरती कोण काम करायला तयार नाहीत, असं त्यांच्या मागचं
सांगणं होतं आणि त्याच्यासोबत नाबार्ड सारख्या संस्थेला सोबत घेऊन प्रत्येक ICDS सेंटरसाठी वेगळं हे म्हणजे कन्स्ट्रक्शन किचन हे सगळं बांधून घ्यायचं त्यांचं प्रपोजल गव्हर्नमेंटला पाठवू आम्ही असं त्यांचा एक इंटरेस्ट होता. आता माहिती आहे ते कुके साहेब आता गेले, आता नवीन आले, त्यांचं काय आहे स्टँड ते माहिती नाही. ऑफिशियली इंडिपेंडेंट नाही. पण एक मी संपवण्यापूर्वी 1-2 गोष्टी फक्त सांगू इच्छितो की आपल्याकडे महाराष्ट्रात एक चांगलं स्टेप किंवा चांगली व्यवस्था आहे असं म्हणता येईल. कारण राईट टू फूडचं जेव्हा आपण त्याबद्दल बोलतो कम्पेअर टू अदर स्टेट्स, महाराष्ट्रामध्ये एक वेल ऑर्गनाइज्ड कॅम्पेन वगैरे आहे. त्यामुळे आपल्याकडे 2 व्यवस्था आहे ज्याच्यामध्ये आपण एक चळवळीच्या माध्यमातून अभियानाशी जोडून ह्या विषयांना सुप्रीम कोर्टची जी यंत्रणा आहे त्यांच्या समोर या चळवळीमार्फत ठेवू शकतो. त्यामुळे आपल्याला एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे की आपापल्या गावातील आपापल्या जिल्ह्यातील काही प्रश्न या संदर्भातले असतील. मला वाटत नाही की आपण सगळेजण या स्कीम बद्दल वगैरे सगळं डिटेल आता कळालेलं आहे. त्यासाठी आपण पुस्तकं मटेरियल आणि आमच्याशी तुम्ही कोऑर्डिनेट केला कम्युनिकेट केला तर संबंधित माहिती तुम्हाला देऊ. पण सगळ्यात महत्वाचं आपापल्या तालुक्यातली गावातली माहिती ही त्या जिल्ह्यातल्या लोकांकडून संबंधित यंत्रणेकडे जर आपण पोहोचवलं तर मला वाटतं आपण हे काम थोडंसं यशस्वीपणे करू शकतो. केसेस होऊ शकतात, बरेचसे PIL फाइल होऊ शकतात. इसलिए कहना ही होगा जो मुद्दा पहले सेशन की बहस में चल रहा था कैपिटल पनिशमेंट और टॉर्चर वाली बात को लेकर, तो मैं उसके बच्चे को जाके गोली मारूं या किसी ने मेरे बच्चे को तलवार से काटा तो मैं उसको भी जाके वैसे ही काटूं. आज उस स्थिति में अगर हम रहते तो जहां जितनी सिक्योर स्थिति आज हम यहाँ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के इस सभागृह में, सोसाइटी आगे बढ़ी है और इसीलिए किसी को भी अगर मारा गया हो, पीटा गया हो या खून भी किया गया हो उसको उसी के तरह जवाब नहीं देंगे. ये तत्व अपने लीगल फ्रेमवर्क में बिल्कुल एक प्रिंसिपल उसकी नींव बनकर हमने डाली है और वो सिर्फ अपने देश में नहीं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. तो जब सिविलाइजेशन इतना आगे बढ़ चुका है अब उस स्थिति में हम ये बात करें कि अब किसी का टॉर्चर होता है तो होने दो, तो फिर ये सवाल बढ़ेगा कि किस किस का, जो मैंने ये सवाल उठाया कि जो अनाज नहीं दे सकते और भूखमरी से इतने लोगों को मारते हैं उन पॉलिटिशियंस का हम क्या करेंगे? क्या उनको ऐसे टॉर्चर करके मारेंगे? क्या उनके बच्चों को इस तरह से भूखमरी से हम सामने लाएंगे? और फिर सवाल ये भी उठता है कि टेररिस्ट को मारा इसलिए हम उसको भी पीटेंगे. इतना उत्तर आम आदमी के नाते हम दे सकते हैं, मगर लीगल फ्रेमवर्क जो है, जो कानून है इस धरती का, वो कानून ऐसे नींव पर नहीं टिक सकता और ऐसी नींव पर सोसाइटी नहीं टिक सकती. इसलिए जो लीगल फ्रेमवर्क हमने अपनाया है उस लीगल फ्रेमवर्क की हम बात करें और जिस उस लीगल फ्रेमवर्क को और उस कानून को, उस लॉ को आपको आगे बढ़ाना है, लॉ के स्टूडेंट होने के नाते और लॉ के प्रैक्टिशनर होने के नाते भी. इसलिए which is very close to the trouble area. Vidarbh has seen many of the farmer suicides. Have any of you all visited those areas, farmer suicide areas? Anybody else? One person. Melghat has seen the malnutrition of children. Something like they say 400-500 children or 1,000 children die every year. I don't know what the figures are. Has anyone gone to Melghat from here? How many people have been to Melghat? You did. See who's been to Melghat. My colleague from Bombay. Put your hand up so everyone can see. Yeah. None of you been to Melghat? I live in Melghat. You went to Melghat? No, Yeah. I am living at the You are Melghat. living in Melghat. So many cases are possible. Many public interest cases are possible on right to food from the Nagpur bench of the High Court. We want you to think. Are you all ready to volunteer to do some legal aid work and practice in the High Court here and do some cases? For that you'll have to learn. So you'll have to ask Ulka and Lakshman and so on. You'll have to learn some of malnutrition in Melghat. We want you to go visit the villages, Nesti or what was the other thing? Torture. I don't advise you to take torture cases, please. But right to food cases, once you learn, we want you to carry out certain fact finding, prepare the cases properly and go to the High Court. That's the reason why we did this. Point one. Why we did criminal justice is because we want you to go to the prisons. Have any of you all visited any prison? Yes.
All of you. See that you are training because of your studies, right? You have been to prisons. You have interviewed prisoners. Have you done a bail application? Anyone has done a bail application? Nobody. Or you are done. You are students or lawyers? You are a student. You've done a bail application? In office and in England. You drafted it. You didn't argue the bail application. As a student, you couldn't argue. Correct. Or you could even ask permission from the Lakshman. Okay, during the course of today, just tell us that you want to do this kind of work. And those who want to do criminal justice will give you fantastic satisfaction. That you can get a poor person who would have languished in jail for say 6 months or 1 year, or 2 years or 3 years, you have brought him out on bail. So keep these two things in mind. This is my friend Sarah. She's been to Melgard. Tell them a little bit what you saw there. So my name is Sarah Walker, and I'm a law student from Canada, and I'm spending 12 weeks in Mumbai working with the Human Rights Law Network. From the 1st to the 9th of June, I went with another intern to visit some villages in Amravati district. Amravati and, well, Melghat was divided into two anyway, so Melghat is the old name of the district. So the other intern and I visited 8 different villages and 3 PHCs in the area, and we asked questions to the villagers and to a few government officials about 3 government food schemes. So we spoke about midday meals, about the Integrated Child Development Scheme, so ICDS, and the National Maternity Benefit Scheme, NMBS. And we tried to ask questions to different people that we met to get a sense for whether or not the schemes are being implemented properly. And we found that there's a variety of issues with each of the schemes. One of the main problems with all the schemes is that there's a bit of a misunderstanding about, or misconceptions about what the schemes are intended to provide. And there's been, as you know, a lot of litigation about these schemes. And so over the years, some of the rules have changed. And that's a bit of a problem because that creates confusion. For example, I think Lakshman mentioned, I didn't understand it all because I don't speak Marathi, but I'm pretty sure that Lakshman mentioned that women today who are pregnant ought to receive money under the National Maternity Benefit Scheme and also JSY to care for themselves when they're pregnant, to pay for food and whatnot. So they're supposed to receive money prior to giving birth. I think it's 8 to 12 weeks before giving birth, they should receive money from the government. And we found that most women didn't know the exact rules about this. Some of them get the money, some of them don't, but they don't really know the rules. So many of them are receiving the money after they give birth, and only if they actually give birth to have a live birth. So if the child dies, then they don't get the money. But they're supposed to have got the money before they give birth. So that's a bit of a problem. And we found that the other intern I met with the Tuluka health officer in one of them in Amravati, and he himself didn't know that the women should have received their money before they gave birth. He also didn't know that they should be receiving money regardless of their age, because it used to be the case that women only received the money if they're above 18 years of age, and that was supposed to prevent women from having children too young. But the women have the children too young anyways, and so now they don't get the money. But the Supreme Court has decided that they should get the money no matter what, and that information isn't really being transmitted to the women. I mean, it's not even getting transmitted to some of the government officials, so of course it's not getting transmitted to the women. Another issue that we noticed was that the women are only getting money for their first 2 births. Well, again, the Supreme Court decided that they should be getting money each time they give birth to a child. It doesn't matter 2, 3, 4, 5, but they don't. And again, the Tuluka health officer didn't know that. He thought they get money for the first 2 births. So there are many different problems with schemes. I don't know how much time I should spend talking about it, but getting the proper information out to the villagers and to the beneficiaries themselves is one of the big issues. Anything related malnutrition is all there? Pardon me? Graded on a scale of 4 levels. So there's normal children, then there's grade 1, 2, 3, and 4. And we met with a few different families. And one of the villages, the most striking case that we came across was a child who was malnourished and who was being cared for the most part by his paternal grandmother.
And this village was the farthest removed from the city. So they had, so it was the most striking because we were told by the grandmother that the reason why the child was malnourished stemmed from a problem that the mother had prior to giving birth. So prior to becoming pregnant, the mother apparently was possessed by evil spirits, we were told. So the mother was unhealthy, she became pregnant, and since she's possessed by evil spirits, her child is also possessed by evil spirits, and that is the reason why the child is malnourished. It's apparently, according to the grandmother, unrelated to the fact that the child is not getting enough food to eat on a daily basis. So that was the most striking case that we came across with malnourishment. But I'm not sure what else you want me to mention. I think that's a good example of the fact that there is food available, but for a variety of reasons it's not getting to the beneficiaries. The problem is not that the food isn't physically available. The problem is that people don't have a good understanding of what causes malnutrition. They don't have a good understanding of what they're entitled to. A variety of things like that. So if it's just a matter of getting the food into the mouth of the child, that should be possible because the food is there, but there's other complicating factors that result in malnutrition. Thank you, Sarah, for talk about HIV and law. My topic is HIV and law. बेसिकली को लेके हम सब जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेशन नहीं है इसके लिए जिससे कि HIV पॉजिटिव लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके, लेकिन हम इनके बारे में यहाँ बात क्यों कर रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि HIV वालों के लिए पर्टिकुलरली हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? सारे ही लोग गरीब होते हैं, सारे ही लोगों को दूसरी बीमारियां भी लगती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली HIV पॉजिटिव लोग क्यों? उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आप जानते हैं HIV और एड्स में डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम लोग जानते हैं, कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? क्या HIV के लिए ट्रीटमेंट है कोई? इज इट क्योरेबल? है, अच्छा। Actually, it's an infection which is not fully grown into the body. But HIV, AIDS is a full stream. It's a last stage for it. It's a final stage for it. अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी कि कोई ट्रीटमेंट है क्या? इज इट क्योरेबल? या, आई वांट दैट। इट्स नॉट क्योरेबल। बट क्या आप जानते हैं कि एक इंसान जब पॉजिटिव होता है तो वो 1 साल तक भी जी सकता है मिनिमम, या 15-20 सालों तक भी जी सकता है। तो उसकी वजह क्या होती है? सर्कमस्टेंसेस, उसके घर के, उसके आजू बाजू के हालात, उसका न्यूट्रिशन लेवल, उसके पास उसको मिलने वाला सपोर्ट, और उसके लिए जो भी दूसरे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या जो भी कहिए आप, ठीक है। अगर ये सारी चीजें उसे बराबर से मिले, अगर डिटेक्शन सही तरीके से हो, काउंसलिंग सही तरीके से हो, हर चीज सही तरीके से हो, वो इंसान 20 से 25 साल भी जी सकता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज नहीं कंप्लाई की जाए तो शायद, और उसको अगर फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिले तो शायद वो 1-2 साल में उसकी डेथ हो जाती है। मतलब HIV को फुल ब्लोन एड्स बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जो HIV का ट्रीटमेंट है, देखिए बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है जब HIV का वायरस आपके अंदर आता है तो उस इम्यून सिस्टम को बराबर से रखने के लिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स करके आते हैं, ट्रीटमेंट है ये कुछ मेडिकेशंस हैं जो पॉजिटिव इंसान को लेने पड़ते हैं जब उनका ब्लड काउंट कम हो जाता है। तो ब्लड काउंट का लेवल है 200, अगर 200 से कम वो ब्लड काउंट हो जाता है तो ये मेडिकेशन जरूरी हो जाती है। या दूसरा टेस्ट होता है वायरल लोड का, अगर वो वायरल लोड बढ़ जाता है तो भी आपको ये मेडिकेशंस पे जाना पड़ता है। तो सबसे जरूरी होता है कि जब एक इंसान टेस्ट होता है तो प्री टेस्ट काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है सिचुएशन में, और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग जो कि इंडिया में होती नहीं है। आपने देखा होगा इतना पैसा HIV के लिए जा रहा है, काउंसलिंग के लिए जा रहा है। रेड रिबन एक्सप्रेस अगर आप लोगों ने देखी हो, 1 दिसंबर को कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? 2.5 मिलियन लोग आज पॉजिटिव हैं हमारे हिंदुस्तान में। पहले कह रहे थे कि 5.6 मिलियन लोग हैं, बट वो रिड्यूस हो चुके हैं, 2.5 ही रहे हैं आप, according to the new statistics. So we don't know, it's how they calculated.
बट स्टिल इसमें देखिए जरूरी यह है कि प्री टेस्ट काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग, एक बार एक इंसान जब टेस्ट के लिए जाता है तो उसको कुछ काउंसलिंग दी जानी चाहिए, उसको उस HIV के बारे में सब चीज़ें बतानी चाहिए, करनी चाहिए, और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग भी होती है। नहीं भी निकलता है तो भी काउंसलिंग जरूरी है ताकि उसको HIV से कैसे बचाया जाए। आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि HIV क्या है आपको पता है, तो पता होगा कि खाली 4 तरीकों से HIV का वायरस आपके अंदर आ सकता है। उसके बावजूद अब हम डिस्क्रिमिनेशन पे जाते हैं। उसके बावजूद जब एक HIV पॉजिटिव इंसान एक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो डॉक्टर उसको कम से कम 2 फीट दूरी से ही एग्जामिन करेगा। वो कभी भी उसको आपकी तरफ, आम लोग जब जाएंगे तो वो आम लोगों को बिठाएगा, लिटाएगा, पूरा एग्जामिनेशन करेगा। लेकिन जहाँ एक HIV पॉजिटिव पर्सन जाता है उसको 2 फीट दूरी से देखा जाएगा। अगर उसको कोई स्किन इन्फेक्शन है तो पता नहीं वो नजर भी आता है या नहीं डॉक्टर को, उसके बावजूद वो कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिख के दे देंगे। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ होता है। हमने कई जगह देखा है कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता है। केरला का एक बहुत फेमस केस था, अगर आप लोगों को पता हो। आप लोग केरला क्यों जा रहे हैं? मैं कहती हूँ शामली का एक बहुत फेमस केस है जहाँ 40 बच्चों को 2 साल तक स्कूल में नहीं लिया गया था। 2 साल तक वो खाली एग्जाम देने जाते थे क्योंकि वो HIV पॉजिटिव थे। और उसके बाद ये मीडिया ने मैटर बहुत हाईलाइट किया लास्ट ईयर और हर चैनल पे इसको दिखाया गया, तो एजुकेशन मिनिस्टर को लगा कि नहीं, हमें स्टेप लेना चाहिए। तो जैसे ही स्कूल रीओपन हुए उन्होंने वो सारे 40 बच्चों को गार्लैंड्स और फ्लावर्स के साथ वेलकम किया। लेकिन इट टुक देम 2 years। वो 2 साल उन बच्चों का एजुकेशन नहीं हुआ। वो बच्चे अपने ऑर्फनेज में रहे, वो सारे बच्चे ऑर्फनेज में रह रहे थे और वो अपने ऑर्फनेज में रहे और वहाँ की जो अथॉरिटीज की वो उनकी जो भी हेल्प कर पाई उन्होंने अपनी तरफ से की और उन बच्चों को एग्जाम में बिठाया। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। जहां हम हॉस्पिटल्स की फिर से बात करते हैं तो रिसेंटली 6 महीने पहले नागपुर हॉस्पिटल में एक बच्चे की डेथ हुई थी ड्यू टू नेग्लिजेंस। उसमें यह हुआ था कि नेग्लिजेंस छोड़िए, बच्चे को जब 3 साल की बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट की गई और उसके ऊपर लगा दिया एक मार्क यूनिवर्सल टैगिंग। यूनिवर्सल टैगिंग का मतलब हम सब जानते हैं। तो जहाँ पे भी किसी नर्स, डॉक्टर या किसी भी इंसान ने देखा, दे केम टू नो ओके फाइन ये बच्ची पॉजिटिव है, नो वन ट्रीटेड। 3-4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट सब ने बहुत प्रेशर डाला कि इसको हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया जाना चाहिए, लेकिन अथॉरिटीज ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल हॉस्पिटल का केस है ये। तो ऐसे सारी चीजें आज भी हमारे यहाँ हो रही हैं, महाराष्ट्र में हो रही है, नागपुर में हो रही है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम इस क्लास के बारे में भी बात करें। कई ऐसी औरतें हैं, देखिए, क्योंकि आदमियों से ज्यादा औरतें इन्फेक्टेड हैं। लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स यही बता रहे हैं कि आदमियों से ज्यादा औरतें इन्फेक्टेड हैं। और कई ऐसी औरतें हैं जिनको या तो हस्बैंड की डेथ के बाद अपने घर से निकाल दिया जाता है, या कई बार जैसे ही हस्बैंड डेथ बेड पे आता है वैसे ही औरतों को घर से निकाल दिया जाता है। तो ऐसे कई डिस्क्रिमिनेशंस हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो इंडिया में है। और इंडिया की लीगल पोजीशन क्या है? हमारे पास HIV के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो लेजिस्लेशंस हैं पुराने, उनको हम यूज करके उनके लिए प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कई ऐसे पॉजिटिव जजमेंट्स भी आए हैं, एक आध नेगेटिव जजमेंट भी आया है, बट अक्सर कर देखा गया है कि पॉजिटिव जजमेंट आए हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट में भी अगर किसी को HIV पॉजिटिव स्टेटस होने की वजह से निकाल दिया गया है तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इफ ही इज फिट टू डू अ जॉब तो उसको वापस से उस जॉब में लिया जाना चाहिए। तो ऐसे जजमेंट्स हैं। यहाँ तक कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पे भी मतलब जब किसी HIV पॉजिटिव की हस्बैंड की डेथ हो गई और उसकी वाइफ की HIV पॉजिटिव और उन्होंने अप्लाई किया है जॉब के लिए, तो भी उनको कहा गया है कि नहीं, और रिजेक्ट कर दिया गया उनका क्लेम ये कहते कि वो HIV पॉजिटिव है और वो जॉब नहीं कर सकती। तो भी ऐसे केसेस में हाई कोर्ट वगैरह ने ये व्यू लिया है कि उनको जॉब देना चाहिए ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। तो ऐसे कई पॉजिटिव जजमेंट्स हैं जिनकी मेरे पास एक स्लाइड है जो आप लोग देख सकते हैं।
और वगैरह देखेंगे जिसमें ये लिखा होगा कि HIV इज क्योरेबल, और उसके लिए फिर काफ़ी गरीब लोग काफ़ी पैसा स्पेंड करके उस जगह पे जाएंगे भी, और मतलब उससे कोई फायदा नहीं होता है, उल्टा उनकी ड्रग्स से उस इंसान को नुकसान ही होता है, क्योंकि फ्यूचर में जब वो ART ट्रीटमेंट लेंगे तब उसका एडवर्स इफेक्ट होगा, या तो वो दवाइयाँ असर नहीं करेंगी या कुछ ऐसे होगा। तो क्वैक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और HIV से रिलेटेड ही नहीं है, दूसरे इशू से मतलब दूसरी बीमारियों से भी रिलेटेड है, क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि हमारे पास एलोपैथी होम्योपैथी में या आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट है या किसी और चीज़ में ट्रीटमेंट है, लेकिन उनके पास एक्चुअली में होता नहीं है, और उससे उस इंसान की हेल्थ पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है। तो बहुत से सुप्रीम कोर्ट का ये केस था, हमारे BHAP की केस में भी we are seeking directions to require the government to provide a regulation for quacks. But can quacks be मतलब क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? कौन से एक्ट के अंडर में? मेडिकल सेक्टर में भी आ सकता है, क्योंकि आप मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो, बट दे आर नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्चुअली, दे डोंट हैव अ डिग्री टू प्रैक्टिस ऑल दैट। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, और एडवर्टाइजमेंट के लिए एक और एक्ट है। But IMA can take action for that. Who? Indian Medical Association. Yeah, Indian Medical Council. Yeah. They can magic remedy something. Magic remedy. Objectionable advertisement. Yeah. So quacks के अगेंस्ट में इन केसेस में एक्शन लिया जा सकता है। So any questions? बहुत सारे केसेस कर रहे हैं, और उसके ऊपर आज भी वो और एक मूवमेंट की तरह से मराठा लेबर यूनियन के साथ हम सुप्रीम कर रहे हैं मानव अधिकारों के बारे में, और मानव अधिकार की जब हम परिभाषा में बात करते हैं तो हमको मानव अधिकार किनके बारे में बात करना चाहिए? मुझे लगता है अगर कभी आप पूरी इसी सारी चीजों के लिए हमको इस सबके बारे में बात करें, और उसके लिए क्योंकि सुबह से हम ऐसे अपने के बारे में ही बात करें, उनके राइट करें, हम कोई और राइट बेस्ड अप्रोच के साथ एक बार जब बात करता है, तो इसके लिए मुझे लगता है अपनी तरफ से अपनी बात को शुरू करें, और उसके बाद हम अपनी बात करें। मराठी, हिंदी की इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश regarding this topic of protection of civil rights act and the Atrocities Act 1989, which is commonly called as Scheduled Caste Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, PAA Act 1989 and PCR Act 1985. Now, while coming to this all, I was thinking how to enter into the subject. These first act consists of about 17 sections, PCR Act of 1955 and the Act of 1989. It consists of about 27 subsections. And it's a very simple act. It provides for the prevention of atrocities, the protection to the scheduled caste and scheduled tribes, and then relief in the form of settlement or compensation is provided in that. And I am given 30 minutes, so I have to finish it within 30 minutes. But so I will start with the entrance. So my entrance begins with Mahatma Phule. Today in the morning, Nation Party said that in 1920 a promise was made to the land, to the tillers, in fact not landless laborers, land to the tillers, because there is not a land to the landless laborers. But this slogan involved millions of Indians, poor Indians and Adivasis in the freedom struggle.
And in the case of scheduled castes and scheduled tribes and the OBC, we call it as Bahujan Samaj. This was done by Mahatma Phule, later on by Shahu Maharaj, and by Dr. Ambedkar. This, I think, we should never forget. And so we were in the freedom struggle, we were talking about independence conference, and it was led by the upper class Indians. And Mahatma Gandhi spoke of all the Indians. But ultimately, the question was raised by Mahatma Phule and Dr. Ambedkar as to, after independence, what will be the status of the lower caste and lower class in the independence. And there they say that if there is discrimination, we are exploited by Britishers. We want independence. So political equality is one thing. So my equal point is the statement of Dr. Ambedkar made on 26 January 1950 while during that constitution, when our constitution was enacted. He said that we are entering into an era of political equality. Each man is having one man, one value. But there is a discrimination, a great discrimination in the social and economic sector. So in this area, unless and until we establish equality, this constitution will not be safe. The people who are enjoying the political rights or the poor people, disadvantaged sections, they themselves will blow this constitution if we do not establish this balance of establishing social and economic equality as well. And Article 17 is included in the Constitution of India. Now Article 6 about prohibition, abolition of untouchability. Now untouchability, now this is again a question that is being discussed a lot in the background of this IIT case, 27% reservation case. And now the question of caste system, this people talk about class. People even liberals or leftists just speak about class discrimination, class exploitation, so on and so forth. But they don't touch the point of gender discrimination and caste discrimination. And this is also a vital aspect of discrimination. We talk about nomenclature. It has got meaning. Now, some fine-tuning is going on with respect to the authority in the context of the constitutional process and the rights of the scheduled tribes and OBC. The fourth section in all these spheres where it matters. So my point is this, that when we say deprived sections, it has a meaning that you have been deprived of. But it is Marathi translation. I think it does not give the clear the meaning of deprivation. What is when we consider as deprivation? I have been deprived. So there is some injustice. But when in Marathi you say vanchit, that is there is some innocent. It is not attached with there is some injustice. So from that context down, the question of social equality is being sidelined, or it is being kept, efforts are made in the corner. Earlier during the question of caste, it was not allowed on the floor. It was just trying to push it under the carpet. So caste question was, people never debated. People they have debated. So when you say in the United States, in the constitutional cases, they say deprived sections, they say historically disadvantaged. And